नमस्ते साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है विकास की पाठशाला में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्द ही हिंदी व्याकरण भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो हम प्रस्तुत हैं हिंदी व्याकरण के साथ। आज हम करने जा रहे हैं समास। वैसे तो हिंदी व्याकरण का प्रारंभ हमें वर्ण विचार से करना चाहिए, लेकिन जल्दी ही हम वहां से भी प्रारंभ करेंगे। लेकिन जो समास है वो कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों कक्षाओं के लिए, इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम समास पढ़ेंगे। किसी भी व्याकरण के विषय को पढ़ने से पहले उसका शाब्दिक अर्थ जान लेना बहुत जरूरी है। जो समास है इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना यानी कि संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्तीकरण को मैं छोटा करना भी बोल सकता हूं। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मैं कहूं कि मोहन राजा के पुत्र से मिला। क्या कहा? कि मोहन राजा के पुत्र से मिला। किंतु हम यह भी कह सकते हैं कि मोहन राजपुत्र से मिला। अब राजा के पुत्र और राजपुत्र फर्क है। राजपुत्र छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया। या मैं कहूं कि मोहन ने अपने खेत से नीले रंग की गाय को खदेड़ दिया। क्या कर दिया? नीले रंग की गाय को खदेड़ दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि उसने नील गाय को खदेड़ दिया, संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया। मैं अपने माता और पिता को पहाड़ों की सैर पर ले गया। माता और पिता, हम ये भी कह सकते हैं कि मैं माता पिता को पहाड़ों की सैर पर ले गया। संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना ही समास है। अब इसमें दो चीजें आप समझ लें। सबसे पहले एक तो समस्त पद और एक समास विग्रह। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। समस्त पद है संपूर्ण पद, यानी कि जब वो आपस में मिला हुआ है। जैसे मैंने यहां पर लिखा नील गाय, ये समस्त पद है। इसमें दो पद हैं, एक नील और एक गाय। इसका समास विग्रह हो जाएगा नीली है जो गाय। अंतर है। ये समास विग्रह और ये समस्त पद। जैसे मैं कहूं नीलकंठ, ये तो समस्त पद है, दोनों पद इकट्ठे हैं, नील भी और कंठ भी। मैं कहूं नीला है जिसका कंठ, या नीला है कंठ जिसका। अब ये क्या हो गया? समास विग्रह। ये दो चीजें समझ में आ गई। अब एक और चीज जो आपको समझ लेनी है, प्रत्येक समस्त पद में दो पद होते हैं। ये बात आप याद रख लें। एक बार ये बात यहां बिठा लिया आपने, समास आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। प्रत्येक समस्त पद में कितने पद होते हैं? दो। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व का अर्थ पहले, उत्तर का अर्थ बाद में, या पूर्व का अर्थ पहले का और उत्तर का अर्थ बाद का। तो पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, पहली बात, दूसरी बात, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग। अगर आपको यह पता लग गया, समास आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखे नील और गाय। नील पूर्व पद, गाय उत्तर पद। माता पिता, माता पूर्व पद, पिता उत्तर पद। नील कंठ, नील पूर्व पद, कंठ उत्तर पद। राजकुमार, राज पूर्व पद और कुमार उत्तर पद। इन पदों के आधार पर ही हम समझेंगे कि समास क्या है, क्योंकि जो समास है वो बेसिकली पदों का खेल है। वैसे तो समास के मुख्य रूप से चार भेद हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। लेकिन कुल मिलाकर इसके 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6। मुख्यतः 4 हैं। मैं दोबारा से बोल देता हूं: अव्ययीभाव,
तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। फिर तत्पुरुष के आगे 2 भेद हैं तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 6। अब हम अव्ययभाव से प्रारंभ नहीं करेंगे। सबसे आसान समास मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगा, बिल्कुल चुटकियों में आप समझ जाएंगे। बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि। हमने पढ़ा कि प्रत्येक समस्त पद में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2। एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पहला पद, दूसरा पद, पहली बात, दूसरी बात, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग। तो बहुव्रीहि समास में ना ही पूर्व पद और ना ही उत्तर पद, कोई भी प्रधान नहीं है। प्रधान होने का अर्थ दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं दोनों में से किसी की। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, अन्य व्यक्ति की बात करते हैं। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे यहां पर लिखा चक्रधर। अब चक्रधर में एक पद क्या है? चक्र, और एक पद क्या है? धर। चक्र पूर्व पद है और धर उत्तर पद है, लेकिन ये दोनों मिलकर किसकी बात कर रहे हैं? कृष्ण की। चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। एक और एग्जाम्पल, नीलकंठ। नील पूर्व पद और कंठ उत्तर पद। अब हम कहेंगे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो नीलकंठ कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। ना नीले शब्द की कोई बात हुई, ना कंठ शब्द की बात हुई, दोनों ने मिलकर शिव जी की बात कर दी, अन्य या तीसरे व्यक्ति की बात कर दी। पीतांबर, पीत यानी कि पीला, अंबर यानी कि वस्त्र। पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण या विष्णु भी लिख सकते हैं। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर यानी कि पेट। उदर है, उधर नहीं है। एक ये होता है, ये दिशा है, डायरेक्शन, और ये उदर, उदर यानी कि पेट। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो दोनों ने मिलकर किसकी बात की? तीसरे या अन्य व्यक्ति की। और कुछ उदाहरण करते हैं बहुव्रीहि समास के। जैसे त्रिलोचन। त्रि यानी कि 3 और लोचन यानी कि नेत्र, आंख, चक्षु। 3 है लोचन जिसके, अर्थात कौन? शिव। तो ना तो पूर्व पद की बात हुई ना उत्तर पद की, दोनों ने मिलकर किसकी बात की? शिव की। तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। फिर एक और उदाहरण सेम इसके जैसा ही, त्रिनेत्र। 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। फिर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 जमा में आनन। एक 10 है और एक आनन। 10 है पूर्व पद और आनन है उत्तर पद। 10 है पहला पद, आनन है दूसरा पद, और दोनों मिलकर अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। सब जानते हैं कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। गजानन, गज, गज का अर्थ होता है हाथी, और आनन ऊपर पढ़ा था मुख। गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। कलगीधर, कलगी जो आजकल शादी विवाह में वो दूल्हे के उस पर लगाई जाती है, वो कलगी। लेकिन कलगीधर नाम किसके लिए प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह जी के लिए। कलगी को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री गुरु गोविंद सिंह। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। वज्रांगी, वज्र और अंग। वज्र के समान अंग हैं जिसके, अर्थात हनुमान, बजरंगबली। कौन सा समास? बहुव्रीहि। मुरलीधर, मुरली यानी कि बांसुरी, बांसुरी यानी कि बंसी।
मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। श्वेतांबरी, श्वेत, श्वेत यानी कि व्हाइट, और अंबर पहले बताया था कपड़ा या वस्त्र। श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती, विद्या की देवी। तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। तो ये बहुत ही आसान समास है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुव्रीहि समास जहां पहला और दूसरा, पूर्व और उत्तर दोनों पद मिलकर तीसरे या अन्य व्यक्ति की बात करें, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब बढ़ते हैं अगले समास की ओर। अगला समास है द्वंद्व समास। यह भी बिल्कुल आसान है। पहले मैं आपको थोड़ा सा द्वंद्व शब्द का अर्थ बता दूं। महाभारत काल में या प्राचीन काल में एक द्वंद्व युद्ध हुआ करता था। द्वंद्व युद्ध दो बराबर के लोगों में होता था। बराबर यानी कि जिनमें बराबर की टक्कर हो, जो एक दूसरे को टक्कर दे सके। ये नहीं कि कमजोर व्यक्ति में और एक बलशाली व्यक्ति में युद्ध हो जाए, ऐसा नहीं। दो बराबर के लोग। इसलिए द्वंद्व जो समास है उसमें जो दोनों पद हैं, कौन कौन सी? पूर्व और उत्तर, पहला और दूसरा, पहली बात या दूसरी बात, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों की प्रधानता हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब जैसे सबसे पहले मैंने लिखा माता पिता। अब आप ही बताएं कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है, माता या पिता? दोनों जरूरी हैं, माता भी और पिता भी। तो माता पिता विग्रह क्या होगा? माता और पिता, और समास द्वंद्व। भाई बहन, भाई और बहन, समास कौन सा? द्वंद्व। ऊंच नीच, ऊंच और नीच समाज में है, तो ऊंच नीच, ऊंच और नीच, कौन सा समास? द्वंद्व समास। काला गोरा, रंग काला भी है गोरा भी है, और दोनों पदों की प्रधानता है, काला और गोरा। मोटा पतला, विग्रह क्या होगा? मोटा और पतला, कौन सा समास? द्वंद्व समास। नर नारी, नर और नारी, कौन सा समास? द्वंद्व समास। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, कौन सा समास? द्वंद्व समास। सुख दुख, सुख और दुख। दाल चावल, दाल और चावल। राजमा चावल, राजमा और चावल। इसके अलावा और उदाहरण हो सकते हैं, औरत आदमी, औरत और आदमी। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। राम सीता, राम और सीता। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। छोले भटूरे, छोले और भटूरे। मोटू पतलू, मोटू और पतलू। इसके अलावा शीतोष्ण, शीत और उष्ण। शीत सर्दी, उष्ण गर्मी। शीत और उष्ण द्वंद्व समास। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, द्वंद्व समास। न्यूनाधिक, न्यून और अधिक। न्यून कम, अधिक ज्यादा। कम और ज्यादा भी हो सकता है वैसे, कम ज्यादा, कम और ज्यादा। न्यून और अधिक, न्यून और अधिक। आबो हवा, आब और हवा, कौन सा समास? द्वंद्व समास। हवा तो आप सब जानते हैं। आब उर्दू का शब्द है, उर्दू का लफ्ज है, इसका अर्थ है क्या? पानी। आपका अर्थ क्या है? पानी। पानी और हवा, आब और हवा, कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो ये था दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जहां दोनों ही पद प्रधान हो और उनमें अधिकतर, इस योजक चिन्ह का अधिकतर कहा मैंने, सब में नहीं, अधिकतर आपको ये योजक चिन्ह मिलेगा, वहां पर द्वंद्व समास होगा और बिल्कुल आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। तो आज हमने किए बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। आगे की जो कक्षा होगी, समास का जो दूसरा पार्ट हम करेंगे, दूसरा भाग जो करेंगे, उसमें बचे हुए 4 समास पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।